गवर्नमेंट अपने बजट से कई ऑब्जेक्टिव्स को पूरे करती है, कई अपने एम पूरे करती है, और उन चीजों को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब इन्हें कहा जाता है बजटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। अब मैं अपनी वोकैबुलरी नहीं दिखा रहा, मैं आप लोगों को ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर में आ सकती है, और इन्हें गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी भी कहा जा सकता है। गवर्नमेंट अपने बजट से काफी ऐसी चीजें कर देता है जो इकोनॉमी के लिए बहुत यूजफुल रहती है, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, दैट इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, आप लोग बिजनेस स्टडीज भी पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडीज में केस स्टडीज आती है ना, और आप लोगों को केस स्टडीज पसंद भी होंगे, जो मेरे से पढ़ते हैं तो प्रैक्टिस करते भी हैं केस स्टडी। अब गवर्नमेंट जो है ना, इकोनॉमिक्स से, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, इकोनॉमिक्स का जो पेपर है ना उसमें भी केस स्टडी आती है, पर उसमें केस स्टडी के बहुत सारे टॉपिक नहीं, सिर्फ 2 चैप्टर है जहां पे केस स्टडी आती है। एक है गवर्नमेंट बजट, उसमें केस स्टडी आती है ये वाले टॉपिक पे, और एक आती है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में केस स्टडी, जो या तो न्यूमेरिकल वाली केस स्टडी होती है, या फिर वो जो सीबीएसई ने आप लोगों के साथ इस बार थोड़ी सी मजाक करी है उसके बेसिस पे होती है। जैसे एक टॉपिक डिलीट हुआ है ना मनी एंड बैंकिंग में, पर वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में वो टॉपिक है, तो आपको करना तो है वही वाला टॉपिक, मेजर्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई, उनकी केस स्टडी आती है। और कहीं केस स्टडी इकोनॉमिक्स के पेपर में नहीं दिखती जब से माइक्रो हट गए, वरना माइक्रो के कई केसेस थे। अब इसमें केस स्टडी जो आती है वो कैसी आती है, वो मैं आपको दोबारा प्रैक्टिस कराऊंगा, आगे जाके प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी मैं इनके मतलब समझाता हूँ। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स, जो रिसोर्सेस अभी तक एलोकेटेड हैं उन्हें दोबारा एज पर द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटी रीएलोकेट करना। मतलब कि गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों, कुछ कमोडिटीज को चाहती है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो, मतलब रिसोर्सेज वहां पे एलोकेट हो, मतलब उन कमोडिटीज की डिमांड ज्यादा हो, और गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ कमोडिटीज जिन पे लोग खर्चा करते हैं वहां खर्चा करना बंद कर दे, वहां से रिसोर्सेज निकल जाएं, वहां से पैसे निकाल दिए जाएं, और ये पैसे लगा दिए जाएं उन क्या कहते हैं कमोडिटीज पे जो गवर्नमेंट चाहती है। जैसे गवर्नमेंट इंकरेज प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटीज बाय गिविंग देम सब्सिडीज और टैक्स रिलीफ, कि भैया आप ये चीजें बनाओ, इसमें हम आपका साथ देंगे, जैसे कि खादी प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे खादी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। बात चल रही है चाइनीज जो गुड इंपोर्टेड हो रहे हैं उन पर ड्यूटी बढ़ाने की बात चल रही है। ठीक है, बाकी जगहों की नहीं बढ़ रही, क्योंकि हम उन्हें डिस्करेज करना चाहते हैं, उन्हें महंगा बनाना चाहते हैं ताकि लोग ना ले, और इंडियन प्रोडक्ट्स को सब्सिडी देगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहेगी भैया तुम्हारी जो कॉस्ट हो रही है हम उसका कुछ पार्ट दे देते हैं, पर तुम्हारा सामान बिकना चाहिए। गवर्नमेंट डिस्करेज प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स लाइक लिकर, सिगरेट, ठीक है, इन्हें डिस्करेज करना चाहती है तो इन पे टैक्स लगा देती है। ऐसे ना गवर्नमेंट रीजन वाइज भी रीएलोकेशन करती है। रीजन वाइज कैसे हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट कुछ एरियाज को प्रमोट करती है। जैसे अगर आपको पता हो हमारे देश में जो नॉर्थ ईस्ट है, अरुणाचल, मणिपुर, सिक्किम, तो ये जो जगहें हैं यहाँ पे ना इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है, इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट इन एरियाज को बैलेंस करने के लिए, स्टेबल करने के लिए टाइम टू टाइम काफी ज्यादा स्टेप्स लेती। अब गवर्नमेंट स्टेप्स क्या लेती है, गवर्नमेंट ने ना इनकम टैक्स के अंदर एक सीरीज बना दी, एक सेक्शन बना दिया 80I का, 80I, 80IA, 80IB, 80IC, ठीक है, 80ID, ऐसे ऐसे सेक्शन बना दिए जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप इस रीजन में जाके, अगर आप इस रीजन में जाके प्रोडक्शन करोगे, बिजनेस करोगे, ठीक है, हम आपसे पहले 5 साल टैक्स ही नहीं लेंगे, मुफ्त। क्योंकि तो फिर बिजनेसमैन कहेगा यार वहां जाके काम करते हैं, वहां जाके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हमारा टैक्स तो बचेगा, ठीक है, प्लस अब भैया वहां जाके मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो गुड़गांव से तो लेबर नहीं लेके जाओगे ना, एम्प्लॉय तो वहीं के रखोगे, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, वहां पे डेवलपमेंट होगी, वो लोग जो लोग वहां पे कमाएंगे वो आगे फर्दर स्पेंड करेंगे, वहां पे सामान खरीदेंगे, तो पूरी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। बार बार मैं ये बात कहता हूँ और ये बात परम सत्य है, अगर किसी इकोनॉमी को कोई जिंदा कर सकता है तो प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। गवर्नमेंट है एक, प्राइवेट है 138 करोड़, और ये बात गवर्नमेंट भी जानती है। ठीक है, मेरे मुंह से तुमने कई बार सुना होगा गवर्नमेंट,
विच इज मेंट टू गवर्न नॉट टू प्रोड्यूस। ठीक है, गवर्नमेंट का काम प्रोडक्शन करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम है कि प्राइवेट सेक्टर काम करे और प्राइवेट सेक्टर को बहुत ही ज्यादा प्रमोट करा जाए। तो गवर्नमेंट ये चीजें फॉलो करती है कि कुछ एरियाज को प्रमोट करती है, कुछ एरियाज को डिस्करेज। जैसे जैसे दिल्ली जैसी एरियाज में गवर्नमेंट डिस्करेज करती है तो वहां पे टैक्स बढ़ा देती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी, देखो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमिक सिस्टम। आप किसी भी इकोनॉमी में रहते हो, किसी भी सिस्टम में रहते हो, तो वहां पे अमीर गरीब का गैप हर जगह पाया जाता है। हमें ऐसा लगता है कि इंडिया में अमीर गरीब का गैप ज्यादा है, उल्टा इंडिया में अमीर गरीब का गैप ज्यादा नहीं है, इंडिया में सारे गरीब है। ठीक है, बड़ी कंट्रीज में ज्यादा अमीर गरीब का गैप होता है। अगर आप आगे जाके फर्दर स्टडीज करो तो एक चीज होती है जिनी इंडेक्स, वो बताता है कि कितना अमीर गरीब का गैप है। इंडिया में तो वो काफी कम है, इंडिया में तो 0.31 या 32 है, यूएस में तो 0.53 के पास चला जाता है। 0 मतलब 100% इनकम इक्वालिटी, 1 मतलब सुप्रीम इनइक्वालिटी। ओके, तो अमीर गरीब का गैप हर जगह। ठीक है, जैसे स्क्रीन के उस तरफ जो आप लोग बैठे हो सारे अमीर, इधर मैं बैठा गरीब, तो अमीर गरीब का गैप है। गवर्नमेंट कहती है ये अमीर गरीब का गैप दूर करना है। गवर्नमेंट कहती है अमीरों से पैसा ले लो और गरीबों को पैसा दे दो। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, गवर्नमेंट इसके लिए फॉलो करती है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है? डज एनीबडी नो दैट? जो बिल्कुल, जैसे जो लोग कम पैसे कमाते, गवर्नमेंट कहती है हमें इन लोगों से कम पैसे टैक्स लेना है, क्योंकि ये कम कमाते हैं तो इनसे टैक्स कम। ठीक है, अगर कोई 0 to 3 लाख कमाता है, गवर्नमेंट कह रही है भैया तू बहुत गरीब है, साल में 3 लाख रुपए कुल कमाता है, तू कोई भी टैक्स मत दे, तू अपने घर में खुश रहे। किसी ने कहा 3 लाख से 5 लाख का भैया तूने थोड़े पैसे कमा लिए, तो एक काम कर, तू थोड़ा सा टैक्स दे दे। उससे कह दिया भैया तू 5% टैक्स दे दे। अगर कोई बंदा कमाता है 5 लाख से 10 लाख, तो कहा भैया तूने कमा लिया थोड़े ज्यादा, तू 20% दे दे भाई प्लीज। और किसी ने 10 लाख से ज्यादा कमा दिया, भैया तू सब कुछ ही गवर्नमेंट को दे दे 30%। ठीक है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जा रहा है और काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। गवर्नमेंट फॉलोज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। ओके, द गवर्नमेंट कैन इम्पोज हायर टैक्स ऑन रिच पीपल इन इंडिया। ठीक है, द गवर्नमेंट यूज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, दैट इज पीपल बिलोंगिंग टू हायर इनकम लेवल हैव टू पे मोर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम एज टैक्स टू द गवर्नमेंट। ज्यादा कमाया, गलती कर दी, ज्यादा टैक्स दो। ठीक है भैया, बड़ा दुख होता है टैक्स पे करते करते। ठीक है, लास्ट ईयर एक i10 से भी ऊपर गिफ्ट ही कर दी थी गवर्नमेंट को, और जीएसटी मिला दूं तो सिविक की गिफ्ट कर दी गवर्नमेंट को। द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड सब्सिडीज एंड अदर एमिनिटीज टू पुअर पीपल। और गवर्नमेंट उन पैसों से लेके गरीबों को राशन खिलाती है, क्या कहते हैं, बतेरी सर्विसेज देती है, मेडिकल फैसिलिटी देती है, और हॉस्पिटल्स बनाती है जहाँ पे फ्री इलाज होता है। ठीक है, गवर्नमेंट इन पे एक्सपेंडिचर करती है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हमारे देश में तो नहीं मिलता, ओल्ड एज पेंशन, सोशल सिक्योरिटी, इन जगहों पे गवर्नमेंट खर्चा करती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी जो अभी की गवर्नमेंट है वो काफी लायक है। इसने आधा काम कर दिया है, इसने अमीरों से पैसा ले लिया है, बस गरीबों को देना बाकी है। सून दे विल गिव इट टू द पुअर पीपल। स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो इकोनॉमी में ना अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। ठीक है, अप्स को कहते हैं बूम, डाउन को कहते हैं रिसेशन। ठीक है, पहले डिप्रेशन देन रिसेशन। ओके, तो गवर्नमेंट बजट जो होता है ना, वो इन फ्लक्चुएशन से, इन वॉलेटिलिटी से हमें बचाने की कोशिश करता है एंड ट्राई टू ब्रिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बैलेंस लाने की कोशिश करता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाता है। अब कैसे लाता है? देखो, अगर इकोनॉमी में, देखो आपने कई बार देखा भी होगा
इकोनॉमी का ग्राफ ऐसा सा होता है, ठीक है, इसे कहते हैं बूम, डिप्रेशन, रिसेशन, पढ़ेंगे हम ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में, रिकवरी, फिर बूम, ठीक है। इकोनॉमी इस तरीके से चलती है। अब ये जो गवर्नमेंट का बजट होता है ना, ये किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। अगर देखो बूम है, बूम का मतलब है एक्सेस डिमांड, ठीक है। क्या हो रहा है यार, बूम का मतलब है एक्सेस डिमांड, कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड ज्यादा। अब डिमांड ज्यादा है तो वो जन्म देती है इन्फ्लेशन को, कि भैया इकोनॉमी में महंगाई, इन्फ्लेशन। अब गवर्नमेंट को इस सिचुएशन को काउंटर करना, तो गवर्नमेंट इस सिचुएशन को कैसे काउंटर करती है? गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इस सिचुएशन में, गवर्नमेंट के बजट के दो पार्ट है, एक्सपेंडिचर और रिसीट्स। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम कर देती, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि लोगों के हाथ में पैसे कम आते हैं, लोग डिमांड कम करते हैं, और ये जो एक्सेस डिमांड थी ये रुक जाती है। एज अ रिजल्ट इन्फ्लेशन जो है वो कर्ब हो जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट एक और काम करती है, गवर्नमेंट जो अपना टैक्स होता है, यानी कि गवर्नमेंट की जो रिसीट्स होती हैं, गवर्नमेंट उन्हें बढ़ा देती है। अब गवर्नमेंट अपनी रिसीट्स को बढ़ाती है, अगेन लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं बचेगा, टैक्स ले लिया तो लोगों के हाथ में पैसा बचा नहीं, डिमांड कम हो गई, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये चीज फॉलो करती है। अब देखो गवर्नमेंट के बजट में दो चीजें, एक्सपेंडिचर और रिसीट। अब गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर को कम कर दिया, रिसीट को ज्यादा कर दिया, मतलब गवर्नमेंट को फायदा हो गया, तो इसे कहा जाता है सरप्लस बजट पॉलिसी। क्योंकि गवर्नमेंट सरप्लस की टुवर्ड्स मूव कर रही है ना, खर्चा कम कर रही है, रिसीट बढ़ा रही है। और इसके बिल्कुल उलट, अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, मतलब कि डेफिशिएंट डिमांड आजकल चल रही है भैया, डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है, यानी इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, मंदी है, तो गवर्नमेंट इस सिचुएशन के अंदर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है और अपनी रिसीट्स घटा देती है। गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, लोगों पर खर्चा ज्यादा करती है ताकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे आए, रिसीट्स कम कर देती है, मतलब टैक्स कम कर देती है ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसे बचें। अब ज्यादा पैसे बचेंगे लोगों के पास, तो भैया उस सिचुएशन में लोग जो है डिमांड ज्यादा करेंगे, ठीक है। अब डिमांड बढ़ा देगी तो उस डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को कर्व कर देगी और डिफ्लेशन को खत्म कर देगी। इस वक्त गवर्नमेंट ही तो है जो खर्चा कर रही है ताकि हम इन सिचुएशन से बाहर निकल पाए, ठीक है। गवर्नमेंट बजट इज यूज्ड टू प्रिवेंट बिजनेस फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड। गवर्नमेंट इम्पोज हायर टैक्सेस एंड रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। This implies that government follows the policy of surplus budget during inflation, जो बताया अभी आपको। During deficient demand, the government increase its expenditure and reduce taxes. This implies that government follows the policy of deficit budget during deflation. Okay? आती है बात समझ में? गवर्नमेंट जो है वो PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस यानी गवर्नमेंट कंपनीज को भी मैनेज करता है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट की कई कंपनीज कमर्शियल बेसिस में वर्क करती है, जैसे कि सेल, गेल, भेल, इंडियन रेल, पता नहीं क्या एल के पीछे पड़े हैं यार ये लोग, ठीक है, MMTC। तो ये जो गवर्नमेंट रन एंटरप्राइजेस हैं, तो गवर्नमेंट इन्हें भी मैनेज करता है। तो इनके जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट बजट की एक्सपेंडिचर साइड में। वो जो सैलरीज दिख रही थी उसमें इनकी सैलरीज भी तो थी, इनके एक्सपेंसेस भी तो थे, और सारा रेवेन्यू कहाँ पे आता है? गवर्नमेंट बजट की रिसीट साइड पे। द एंटरप्राइजेस बिहेव लाइक अ नेचुरल मोनोपोली। गवर्नमेंट की गेम भी बढ़िया भैया,
जो काम हम करेंगे कोई और नहीं करेगा। A natural monopoly is a situation where there are enormous economies of scale। क्योंकि ये इतना बल्क में काम करते हैं और इनकी टक्कर में कोई होता ही नहीं है, तो दे एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब कि जब अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाओ तो प्रॉफिट कॉस्ट, जब अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाओ तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाए। अब वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है? जैसे आप बल्क में काम करते हो, आपको रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, आप बेटर टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, ठीक है, आप अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हो, आप बड़ा रिस्क ले सकते हो, ठीक है। These enterprises are managed by government, that is their expenditure and revenues are accounted for in budget। तो इनका जितना भी रेवेन्यू होता है, जितना भी खर्चा होता है, वो कहाँ पे जाता है? इनका क्वेश्चन जो आता है या तो वो केस स्टडी वाला आता है। केस स्टडी में या तो ऐसे दिया होता है कि आपको 3-4 ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और उसे एक्सप्लेन करना है। कई बारी सारे के सारे ही पूछ लेते हैं, और कई बारी 3 मार्क में क्वेश्चन दे दिया जाता है जहां पे शायद 2 ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया जाता है। 3 मार्क में ये अकेला इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ सकता है, सैंपल पेपर में दिया हुआ था सीबीएसई ने। इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्लाइज, अब इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन रियल जीडीपी। ये चीज हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़ी थी, इंक्रीज इन द रियल जीडीपी। अब इकोनॉमिक ग्रोथ मींस सस्टेनेबल इंक्रीज इन रियल जीडीपी, मतलब देश की नेशनल इनकम बढ़े, देश में प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है। तो बजट जो है एक इफेक्टिव टूल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने का। कैसे? गवर्नमेंट लोगों को टैक्स रिबेट देती है, अदर इंसेंटिव देती है, लैंड सस्ते पे दे देती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ कर देती है, पानी का बिल माफ कर देती है, टैक्स माफ कर देती है कि भैया आप प्रोडक्शन करो। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करती है जिससे बाहर की कंपनीज भी इंडिया में आए और हमारी कंपनीज के लिए भी प्रोडक्शन आसान हो जाए। प्लस जो गवर्नमेंट खर्चा करेगी उससे भी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। हाउएवर, पर ऐसा खर्चा करने से पहले गवर्नमेंट को भी ये भी देखना चाहिए कहीं भैया एक्सपेंडिचर बढ़ा के एक्सेस डिमांड तो नहीं कर दोगे। उस गवर्नमेंट को ये भी देखना पड़ता है भैया एक्सपेंडिचर बढ़ाने से एक्सेस डिमांड तो नहीं कर दोगे, जिस एक्सेस डिमांड से कल को इन्फ्लेशन आ जाए और फिर हमारे को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, ठीक है। कहीं हम इतना लोन ना ले लें कि वो लोन कहां से वापस करेंगे क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा की है, कहीं डेट ट्रैप में ना फंस जाए। तो गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ में रियल जीडीपी बढ़ाने के लिए कंपनीज को बहुत प्रमोट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, पर साथ ही साथ इस चीज का भी चेक रखता है कि इकोनॉमी जो है वो इन कंट्रोल रहे।